Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Anish Sabastam and I teach business. At last A2 की बारी आ गई और super quick provisions unit number 3 for marketing. Here we start. जो हमारी मार्केटिंग के लिहाज से जो हमने बात करनी है उसमें इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ ये है कि जब हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं तो प्लीज़ अपने आंसर्स के अंदर ऑपरेशंस और फाइनेंस को ज़रूर सोच के लिखिएगा, क्योंकि ये वो टॉपिक होता है जो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है और इस इंटीग्रेशन के अंदर आपके पॉइंट्स एनालिसिस और इवैल्यूएशन और अदर फैक्टर्स में आपको बहुत मदद मिलेगी. So whenever you are writing down any answer about marketing, so make sure that your operational strategy, your operational topics and your financial topics must be well aware and you must be open to those areas as well, so that आप जब आंसर कर रहे हो तो उन आंसर्स को आप उसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकें. ठीक है. सो जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग के लिहाज से तो कुछ ये चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है और मेरे जो थोड़ी सी मेरी शक्ल आपको नज़र आ रही है उसके पीछे ग्लोबलाइजेशन और रोल ऑफ आईटी इन मार्केटिंग जो है वो छुपा हुआ है. ठीक है. सो ये हम सबके सब एक करके डिस्कस करेंगे. नंबर 1, अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग के लिहाज से, मार्केटिंग के अंदर जो पहला टॉपिक है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको केस स्टडीज़ के अंदर ये चीज़ नज़र आएगी कि जो आपके एडवांटेजेस, जो आपका प्रोडक्ट है वो नया डेवलप किया जा रहा है, नई सर्विस ओरिएंट की जा रही है, रेंडर की जा रही है, मार्केट रिसर्च की गई है और मार्केट रिसर्च के लिहाज से उनको ये लग रहा है कि अब उनको अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के अंदर नई चीज़ इंक्लूड करनी है. तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आपका जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो डेफिनेटली आपका जो कॉम्पिटिटर है वो उसको रिस्पॉन्ड अभी नहीं कर रहा होता, देयरफॉर यू आर न्यू. और याद रखते हुए कि हम बात कर रहे हैं जब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, तो इसका मतलब है कि हम कॉम्पिटिटर को देखकर एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं या कंपटीशन को देखकर या मार्केट को देखकर एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो अभी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा. इसका हरगिज़ मतलब प्रोडक्ट ओरिएंटेशन नहीं है. हम थोड़ी सी प्रोडक्ट में कुछ वेरिएशन पैकेजिंग के अंदर, प्राइसिंग के अंदर, क्वालिटी के अंदर, एट्रीब्यूट्स के अंदर, यूजेज के अंदर, कस्टमर सर्विसेज के अंदर कहीं ना कहीं से हम कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट उसमें डालेंगे या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन डालेंगे और वो हम मार्केट में लॉन्च कर देंगे. और उस पर्टिकुलर मोमेंट पर हमारे पास कोई नया कोई और जो होगा वो ये काम नहीं कर रहा होगा. तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अस डिस्टिंग्विशिंग आवर प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ कंपटीशन. नंबर 2, आपके रेवेन्यूज़, आपकी मार्केट शेयर एक्सपेंड हो सकती है. नंबर 3, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इनोवेशन है वो आ सकती है. और डेफिनेटली व्हेन एवर यू टेक रिस्क यू लर्न एंड विद मिस्टेक्स यू लर्न एज वेल. सो ये चीज़ जहन में रखिएगा कि जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो उन चीज़ों को आपने जहन में रखना है. ठीक है. कि जब आपने एक सक्सेसफुल लॉन्च किया तो उसमें क्या फ़ायदा हुआ, आपका एक वीक लॉन्च था तो उसमें क्या मसला हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. डिसएडवांटेजेस अगर हम जाते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस है और इस प्रोसेस के लिहाज से डेफिनेटली कंपनीज़ के पास बजट, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंस थिंग, फाइनेंस आपके पास अवेलेबल है या नहीं है. क्योंकि जब आप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो यू आर इनटू द फेज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डेफिनेटली यू आर गिविंग सो मच ऑफ योर रिसोर्सेज जस्ट टू create a niche, just to be different from your competitor, and that is the reason why there are so many reasons. Employees, departments, processes, activities, stakeholders, shareholders, ये सब के सब on stake लगे हुए होते हैं क्योंकि हम लोगों ने एक नया प्रोडक्ट बनाना होता है. ठीक है. कस्टमर की नीड और प्रेफरेंसेस को शायद ये मीट ना कर पाए जिस तरह से हम चाह रहे थे कस्टमर इसको रिस्पॉन्ड करेगा, वो शायद ना कर पाए. डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन एंड इसका जो क्या कह सकते हैं, इसकी जो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो हो सकता है हाई हो, रिस्की चीज़ है ये. ठीक है. और समटाइम्स आपको रेगुलेशंस और लीगल लेजिस्लेशंस जो हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं क्योंकि आप एकदम से एक नई प्रोडक्ट बना लेते हो और लोगों को फिर पता नहीं होता कि लीगल प्रोडक्ट को कैसे बेचा जा सकता है. फॉर एग्जांपल एकदम से आपने एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर दिया जो वर्चुअल रियलिटी के ऊपर आपको कोई इवेंट्स करवा रहा हो. अब वर्चुअल रियलिटी में इवेंट्स करवाने में डेफिनेटली दिस इज़ लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल की चीज़ है, लेकिन इस वर्चुअल रियलिटी के गैजेट्स को लेना, उस पर आपकी आंखों का ख़राब होना, उसमें सोशल एनवायरनमेंट का ख़राब होना क्योंकि आप सोशल कोहेजन ज़ीरो हो चुकी होगी एंड देयर इज़ अ फॉल्स इंटरमिनेशन इन द मार्केट. सो आप कुछ हैं, आपका एवेटार कुछ और है एंड थिंग्स आर गोइंग टू वेरी वेरी ब्लर. सो हो सकता है कि लीगल लेजिस्लेशन में ख़राबी आ जाए. डेफिनेटली जैसा से गूगल ग्लासेस के साथ हुआ था कि गूगल ने अपने गूगल ग्लासेस जब उसने लॉन्च किए थे तो दैट बेसिकली यू जस्ट आर वेयरिंग जस्ट ग्लासेस लाइक दिस और आप ओरिजिनली अपनी पूरी एंड्रॉयड वर्ल्ड में बैठे हुए.
सो आप घर में तो नहीं हैं, आप किसी के साथ बैठे हैं और क्या देख रहे हैं, नोबडी नोज, यू नो द अपॉर्चुनिटी। सही है। सो अगेन प्रोसेस के साथ ये होता क्या है, डेफिनेशंस के तौर पे लिखा हुआ है, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमने जहन में रखना है। दैट इज बेसिकली द मार्केट कंपटीशन, द कस्टमर प्रेफरेंसेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। याद रखना जब कभी भी आप कंक्लूजन्स की तरफ जा रहे होंगे तो ये जो क्रिटिकल एस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स मैंने लिखा हुआ है, हमेशा याद रखना कि रिसर्च और टेस्टिंग जो है दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये याद रखना कि जब प्रोडक्ट की जब कभी भी आपने न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना होगा, हैव टू इंश्योर द रिस्क एंड द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसमें आप रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, moving on to the next thing, this is our research and development. It's a basic process. याद रखो छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने की वजह से आपका ही जो बिजनेस है वो आगे जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है तो आप मार्केट में नीश ढूंढते हैं। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का याद रखना जो काम है वो एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है हर बिजनेस के अंदर। ठीक है, इवन छोटा जो स्पेयर पार्ट वाला बिजनेस है, मैकेनिक है, वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है किस तरह की गाड़ियाँ ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, उसके लिए कौन सा वाला स्पेयर पार्ट की ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक है, और इधर मैं एक क्वेश्चन पॉइंट बता दूं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कभी भी इसके एब्रीविएशन से मत बुलाना। सही है, इसका जो एब्रीविएशन होता है ना वो मत बोलना, क्योंकि कोई और वर्ड को इंडिकेट करता है, होता नहीं है लेकिन लगता है ऐसा है। जब बाज़ औक़ात लोग बोलते हैं ना तो ऐसा वर्ड बनता है कि वो थोड़ा सा हमारे कल्चर में वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल वर्ड नहीं है, तो लोग एकदम से कहते हैं ये क्या बोल रहे हो तुम। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एब्रीविएशन लिखो ज़रूर, बोलो नहीं। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है जनाब, ए आपके पास जो इनोवेशन है, डिफरेंशिएशन है, वो आप कर सकते हैं। नंबर 2, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट इनोवेशन, इट्स अबाउट कॉस्ट कटिंग, इट्स अबाउट ऑप्टिमाइजेशन, इट्स अबाउट रैशनलाइजेशन, इट्स अबाउट कॉस्ट सेविंग, वेस्टेजेस को रिड्यूस करना, स्पीड अप करना प्रोसेस को, ऑपरेशन को बेहतर करना। So there are so many things that are related to research and development. It's not always the new product we are talking about. ठीक है, similarly एक और जो इसके साथ फायदा आता है, this is about the opportunities for learning and intellectual property creation. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, नॉलेज मैनेजमेंट होती है। सही है, नो डाउट। अब ये कोर्स का पार्ट नहीं है ना एएस में ना ए2 में, पहले हुआ करता था, लेकिन मुझे ये वर्ड बड़ा पसंद है यार, मैं बड़ा उसको इस्तेमाल करता हूँ एज अ वोकैबुलरी के तौर पे। रिसर्च जब आप करते हैं ना तो यू बेसिकली अंडरस्टैंड द मार्केट। जब आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू करते हैं, व्हेन यू हैव बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन, देन यू बेसिकली नो हाउ यू कैन मैनिपुलेट, हाउ कैन यू यूज दिस इंफॉर्मेशन इन योर फेवर। और दैट इज द रीजन वेयर जब आप बिजनेसेस के अंदर जब कंपटीशन देखते हैं तो दे बेसिकली compete not in terms of their product, in terms of their customer, they basically compete with respect to their information they have. ठीक है, सो ये आपको बड़ी इन डिटेल काफ़ी प्रिसाइज किस्म की आपको एक एजिंग पॉइंट, कंपेरेटिव एज देता है ओवर योर कंपटीटर, कि हम कस्टमर को भी जानते हैं, तुम भी कस्टमर को जानते हो, लेकिन हम कस्टमर के बारे में बेहतर जानते हैं और वो जानते हैं तो तुम नहीं जानते। देयरफॉर वी कैन ट्विक, ट्विस्ट एंड इन्फ्लुएंस, परसुएड देम इन सच अ वे जैसे तुम नहीं कर सकते, could turn into your core competency as well. सही है। सिमिलरली योर डिसएडवांटेजेस के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो डिसएडवांटेजेस डेफिनेटली बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत सारा बजट लग रहा होता है इसके अंदर, मार्केट की नीड और प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती हैं, रिसर्च इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हो सकता है जो रिसर्च आप करें, डेवलपमेंट आप लेकर आए, जब वो मार्केट में लॉन्च हो, टेस्ट मार्केट में लॉन्च हो, या फिर एग्जिस्टिंग कंप्लीट फुल लॉन्च हो, फाइनल लॉन्च हो सकता है मार्केट डिमांड कंस्ट्रेंट्स और कंडीशंस चेंज हो चुकी हों, तो देयर आर चांसेस कि शायद आपकी वो रिसर्च सारी से ज़ाया हो जाए। ठीक है, अगेन रेगुलेशंस के लिहाज से इसमें इश्यूज आ सकते हैं। और ये भी याद रखें कि आपके पास अगर कोई प्रोसेस जो है वो टेक्निकल रिसर्च भी हो सकती है, जैसे कोई बायोमेडिकल्स के अंदर आपको कोई ब्रेक थ्रू मिल जाता है, कुछ केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, कुछ मेडिसिन के अंदर आपको ब्रेक थ्रू मिल जाता है, भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही कर रहा होता है। ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज कि मैं नई किस्म की क्रीम बना लूँ, इट्स बेसिकली समटाइम्स द केमिकल बॉन्डिंग, सही है, द केमिस्ट्री, द बायोलॉजिकल लाइक डीएनए क्रिएशन एंड ब्ला 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 चीज़ें, मुझे तो इसके नाम भी नहीं आते। सही है, तो दिस इज़ बेसिकली काइंड ऑफ अ थिंग जो शायद इसमें इंट्रोड्यूस हो सकती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू। अगेन जो बहुत बड़ा फैक्टर है जो इसको जहन में आपने रखना है इसके आंसर के अंदर, दैट इज़ कंपटीशन। डेफिनेटली जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, थॉरो करनी पड़ेगी, कंटिन्यूस करनी पड़ेगी, और ये खर्चा फिर आपको बेयर करना पड़ेगा। और ये याद रखो कि आप मार्केट लीडर हों
और आप मार्केट रिसर्च करना छोड़ दें, थोड़े दिनों में आप मर जाएंगे, ठीक है। somebody will take over you. Similarly, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस के बारे में मालूम होना चाहिए, नॉट ओनली द एग्जिस्टिंग प्रेफरेंसेस बट यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, क्लेवर और नॉलेजेबल इनफ कि फ्यूचर में क्या सोचेंगे। नहीं सोच सकते आप ऐसा, तो उनको, अजीब सा वर्ड बोलूंगा मैं, उनको सुचवाएं। दिस इज नॉट एट ऑल एन उर्दू वर्ड कि सुचवाना, मतलब उनको इन्फ्लुएंस करना कि वो सोचें, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हो सकती हैं, और जैसे आजकल के ज़माने के अंदर आपके पास टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से, आईटी का रोल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग यू नीड टू थिंक अबाउट। एंड देन रेगुलेशन एनवायरनमेंट वगैरह भी होती है, जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो अब हॉरिजॉन्टल प्लांटेशन फार्मिंग की तरफ नहीं जा रहे, वो वर्टिकल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। सो वर्टिकल फार्मिंग इज समथिंग दैट दे रियली अंडरस्टैंड कि किस तरह से काम करना है। अगेन द सेम थिंग हैपेंस अगेन, द क्रिटिकल एस्पेक्ट्स फॉर द स्टूडेंट्स व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्लीज मेक श्योर कि बिजनेस अदर फंक्शंस के साथ उसका कनेक्ट होना लाजमी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैन नेवर वर्क विदाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। देन वी मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर थिंग, जो मेरे ख्याल से शायद पेपर 3 के अंदर चांसेस हैं कि सेल्स फोरकास्टिंग का क्वेश्चन आए, और इसके लिए पूरी डिटेल्ड एक वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, सेल्स फोरकास्टिंग की अवेलेबल है, पूरा मैंने सबको समझाया हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन आने का चांस है दैट इज़ ऑन मूविंग एवरेजेस, और मूविंग एवरेजेस के बारे में ये प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसके अंदर आपको सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस के अंदर कॉलम्स बने हुए आ जाएंगे, नंबर्स लिखे हुए आ जाएंगे, उन नंबर्स कॉलम्स में नंबर्स कुछ मिसिंग होंगे, वो नंबर्स आपको कैलकुलेट करने होंगे। सेंटर्ड मूविंग एवरेज कैसे निकालनी होती है, पूरे डिस्कशन मैंने दूसरी वीडियो में की हुई है, यहाँ पे करवा नहीं सकता, सही है। सो वो जाके प्लीज़ आप देख लें, मैं इसके रेफरेंस में इसके डिस्क्रिप्शन में उस पर्टिकुलर चैप्टर का मैं रेफरेंस वहाँ पर डिटेल्ड डाल दूंगा। सेल्स फोरकास्टिंग से फ़ायदा क्या है? फोरकास्टिंग इज अबाउट फ्यूचर, और फ्यूचर बेसिकली इज अनप्रेडिक्टेबल। याद रखो, सेल्स फोरकास्टिंग इज द स्टेपिंग स्टोन। अगर गलती हो गई तो इट्स स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स योर डिजास्टर, क्योंकि सेल्स फोरकास्टिंग से सेल्स फोरकास्टेड रेवेन्यू निकलता है। जब सेल्स फोरकास्टेड रेवेन्यू निकलता है तो इससे हमारे पास फोरकास्टेड एक्सपेंसेस निकलते हैं, जिससे हमारे पास फोरकास्टेड प्रॉफिट्स निकलते हैं, और यही वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स होता है जो अपने हम शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को दिखाते हैं, सो दैट दे प्लग देयर मनी इन। सो अगर ये सेल्स फोरकास्टिंग नंबर गलत हो गया, लग गए, सही है। तो सेल्स फोरकास्टिंग के अंदर हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, एक क्वांटिटेटिव टेक्निक होती है, एक क्वालिटेटिव टेक्निक होती है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर अब जो हमारे पास रह गई हैं, जो नंबर बेस्ड होती है, स्टैटिस्टिकल डेटा को फॉलो कर रही होती हैं, वो हमारे पास एक्सट्रापोलेशन है, वो हमारे पास मूविंग एवरेजेस है, सही है, और हमारे पास ट्रेंड एनालिसिस है, लेकिन ट्रेंड एनालिसिस को इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन ये मूविंग एवरेजेस और एक्सट्रापोलेशन आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। डेफिनेटली पहले बहुत सारी टेक्निक्स हुआ करती थी, जो मैं लेक्चर लिंक करूंगा उसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं। डेफिनेटली उनको आप कमेंट भी कर सकते हैं, उनको आप अपने आंसर में लिख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लिखेंगे तो एग्जाम में गुस्से में आ जाएगा कि हमने तो निकाल दिया, तुमने क्यों लिख दिया, बट दे आर स्टिल अवेलेबल, नॉट पार्ट ऑफ कोर्स नाउ, बट यू कैन यूज देम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग और रिकमेंडिंग व्हाटएवर सो, ठीक है। सो और क्वालिटेटिव टेक्निक्स जो होती हैं परसेप्शन बेस्ड होती हैं, ये भी बहुत सारी हुआ करती थी, कम करके 2 कर दी गई हैं, ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट कर दी गई और डेल्फी टेक्निक कर दी गई है, ठीक है। अब ये याद रखो, कंपनीज जो हैं वो दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हैं, जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई कि जो नंबर आ रहा है वो सही है या नहीं है, क्योंकि इसी फोरकास्टिंग के बेसिस पर मुझे परचेजेस करनी है, मुझे इन्वेंट्रीज खरीदनी है, मुझे HR हायर करना है, वर्कफोर्स प्लानिंग इसी के बेसिस पर होगी। रिमेंबर दैट वर्कफोर्स प्लानिंग के अंदर क्या बात कही जाती है? प्लानिंग, फोरकास्ट, सही है, और लेबर इज ऑलवेज डेराइव्ड डिमांड, डेराइव्ड फ्रॉम व्हाट? सेल्स, सही है। जो नंबर डिमांड किया जाएगा, तो सेल्स जितनी होगी उतने लोग चाहिए होंगे, अगर सेल्स गलत होगी तो गलत बंदे हम लोगों ने वो रख लिए होंगे, तो डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ जाएगी, या हम लोगों ने कम बंदे रख लिए तो डेफिनेटली हमारे पास कोई मसला आ गया। सेल्स फोरकास्टिंग में याद रखना पॉइंट, वर्कफोर्स प्लानिंग को जरूर लिंक कर सकते हो, विल गिव यू गुड इवैल्यूएशन स्कोर। जब आप सेल्स फोरकास्टिंग की बात कर रहे होते हैं तो फ़ायदा ये है कि आप रिसोर्स एलोकेशन वगैरह कर सकते हैं, कितनी आपको पहले से परचेजेस करनी है, कौन कौन सी मशीन्स आपको अपडेट करनी है, अपग्रेड करनी है, मेंटेन करनी है, लोग कैसे रखने हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो पीपल माइट थिंक लाइक कॉम्पिटिटर्स माइट थिंक यू गेट इनसेन, यू गेट मैड कि यार अभी तो सर्दियाँ आई नहीं है, तुम सर्दियों का काम कर क्यों रहे? भैया मैंने फोरकास्ट कर दी, मैं इसलिए भी खरीद रहा हूँ,
ठीक है, enables assessment of the market trends and competitive behaviors। फिर आपको ट्रेंड पता चलना शुरू हो जाते हैं कि फ्यूचर में क्या काम होगा, किस तरह से चीज़ें चलेंगी। एंड प्रोवाइड बेसिस फॉर परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन, इंसेंटिव एंड कंपनसेशंस। फ़ायदा ये है कि आप बाकायदा फोरकास्ट करने से आप पहले से ही अपने सारे कंपनसेशंस वगैरह सेट कर सकते हैं कि यार ये पैसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि ये सेल्स हम 11th आवर में नहीं करने वाले, हम पहले से प्लान कर रहे हैं। सो जो सेल्स टीम होती है या जो प्रोडक्शन टीम होती है या इवन जो प्रोक्योरमेंट टीम होती है या कोई भी टीम आपकी कंपनी के अंदर हो, डेफिनेटली वो उसको पहले से टारगेट्स पता होते हैं, दे बेसिकली आर प्लानिंग बिफोर हैंड, सो देयर आर मोर चांसेस टू अचीव एंड टू गेन टू गेट दोज टारगेट्स। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि जी सिंस आपने फोरकास्ट की होती है तो कोई गलती भी हो सकती है, जैसे कराची के अंदर का 2 दिन में पहले बारिश भी हुई है। सो जब पूरे कराची में बारिश हो रही थी तो मेरे इलाके में बारिश नहीं हो रही थी, जब मेरे इलाके में बारिश हो रही थी तो पूरे कराची में धूप निकली हुई थी। सो दैट हैपेंस, दैट्स कराची फॉर अस। सही है, सो यही वो चीज़ होती है फोरकास्टिंग के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि जैसा सोचा था उतने सेल्स नहीं हुई, तो क्या हमें अब प्रमोशन करनी पड़ेगी, क्या हम लोगों को प्राइसेस गिरानी पड़ेंगी, आगे आ रहा है उसका मतलब। ठीक है, देन it can be difficult to predict future sales and profitability with accuracy. Again, it's always a risk. आप जितने भी टेक्निक्स लगा लो, देयर ऑलवेज अ चांस ऑफ मे बी सही होगा या मे बी ये गलत भी हो सकता है, और मार्केट ट्रेंड्स चेंज भी हो सकते हैं। फैक्टर्स जिनके ऊपर ये बेस कर रहा होता है वो कस्टमर बिहेवियर है, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, कंपटीशन है, ये सब चीज़ें आपको कवर करती हैं। हो सकता है आप अभी एक जिक्सो पजल्स बनाने वाली कंपनी सही है और आपको लग रहा हो कि यार दूसरी कंपनी जो जिक्सो पजल्स के वो तो काम ही नहीं कर रही, वो तो सिर्फ और सिर्फ लेगोस पे काम कर रही है या इस तरह के बलून्स के ऊपर काम कर रही है, पार्टी टॉयज के ऊपर काम कर रही है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। हम तो जिक्सो पजल बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म की बात कर रहे हैं, पता चले उसने आपके पास जिक्सो पजल बनाने शुरू कर दिए। आप मार्केट में इनोवेट करना चाह रहे थे, मार्केट में वैसी एंट्री दे दी। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली समथिंग दैट हैपेंस। और फिर मैं वही बात बोलूंगा, जो क्रिटिकल एस्पेक्ट है इसको प्लीज जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आप अपनी इवैल्यूएशन में आप लिख सकते हैं कि सेल्स फोरकास्टिंग हैज टू बी देयर एंड इट हैज टू बी रेलेवेंट एंड इफेक्टिव एंड मस्ट कंसीडर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द सेल्स फोरकास्टिंग। याद रखो, सेल्स फोरकास्ट ऐसी नहीं करना कि वर्कर्स को प्रेशर आ जाए, सेल्स नहीं होंगी। ऐसे कमीशंस मत रखना कि सेल्स का जो बंदा है वो मोटिवेट ना हो, सेल्स नहीं होगी। सही है, ऐसे प्रोडक्शंस मत करना कि मशीन ओवर कैपेसिटेड हो जाए, सेल्स फोरकास्टिंग गलत हो जाएगी। सही है, ऐसे वादे नहीं करना शेयर होल्डर्स के साथ कि पैसे तुम्हें हम बहुत देंगे, अगर बाट लग गई तो लग जाएंगे। ठीक है, तो सारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखकर फिर सेल्स फोरकास्टिंग करनी होती है, नहीं करनी होती, ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है। ठीक है जी, देन मूविंग ऑन टू इट्स वन ऑफ द मेजर टेक्निक्स जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, दैट इज मूविंग एवरेजेस। अगेन मैं यहाँ पर उसका मैं समझा तो सकता नहीं हूँ, लेकिन जो सेंटर्ड मूविंग एवरेज है प्लीज उसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। सेंटर्ड मूविंग एवरेज 8 मूविंग एवरेजेस होती है और 8 मूविंग एवरेज निकालने का तरीका होता है। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है प्लीज उस जगह देख लेना, सेंटर्ड समझाया हुआ है उसके अंदर। फायदा क्या है जी मूविंग एवरेजेस का, बेसिक मकसद क्या है, ये बहुत सारा फ्लक्चुएटिंग डेटा को स्मूदर डेटा में कन्वर्ट करता है। सही है, फ्लक्चुएटिंग डेटा जितना भी होगा, फ्लक्चुएटिंग मतलब बहुत ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, सो जितना फ्लक्चुएटिंग डेटा होगा उतना डिफिकल्ट होगा बिजनेस के लिए प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होगा। जितना स्मूदर डेटा होगा उतना आसान होगा प्रेडिक्ट करना। तो ये एक फ्लक्चुएटिंग डेटा को स्मूदर डेटा में कन्वर्ट करता है। लेकिन याद रखो, आपके पास जब डेटा अवेलेबल, ठीक है, उस डेटा के लिए बहुत सारा स्टैटिस्टिकल डेटा आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ता है। नो डाउट नो डाउट नो डाउट, अब ये कंप्यूटर करता है। सही है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हैज नथिंग टू डू विद इट्स ड्रॉबैक, लेकिन हम इसके बारे में बात कर सकते हैं कि मैनुअली अगर किया जाए तो गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। प्रोवाइड सिंपल एंड इजी अंडरस्टैंडिंग फॉर फोरकास्टिंग मेथड, सिंपल सी बात है जी। हेल्प्स स्मूथ आउट फ्लक्चुएटिंग इन सेल्स, ये मैंने बात अभी आपसे कर दी है। इनेबल्स द ट्रेंड एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीजनैलिटी, फ्लक्चुएशंस बता देती हैं कब कहाँ पर। आप जब क्वार्टर्स का डेटा देख रहे होते तो यू नो कि किस क्वार्टर के अंदर सेल्स बढ़ रही है, क्योंकि यू रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ डेटा टू इंश्योर कि मूविंग एवरेज सही तरह से वर्कआउट करें। छोटे डेटा पे मूविंग एवरेज नहीं लग सकती, से कम से कम 12, 14, 16 का डेटा क्या होना चाहिए क्वार्टर्स का, फिर कहीं जाके आपका सेल्स फोरकास्टिंग बनती है सही किस्म की। अगेन मूविंग एवरेजेस का जो नुकसानात हैं, मे नॉट कैप्चर सडन चेंजेस एंड अनएक्सपेक्टेड। हम एवरेज आउट ले रहे होते हैं, सही है, एवरेज कोई छोटा नंबर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो एवरेज खराब हो सकती है। मूविंग एवरेजेस जो है वो इस तरह के इम्पैक्ट को थोड़े अरसे के बाद अफेक्ट लेकर आती है।
टेक्निकल बात है, लेकिन मैं इसको अभी डिस्कस नहीं कर सकता, ये थोरली डिस्कस की जाती है, ठीक है। बहुत बड़ा या बहुत छोटा नंबर आ जाए तो एवरेज डिस्ट्रॉय हो जाती है, सही है। और मे नॉट प्रोवाइड अ क्लियर बेसिस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, क्योंकि जो हम मूविंग एवरेज में जो डेटा हम लोग निकाल रहे होते हैं वो ओरिजिनली डेटा सेल्स का एक्चुअल डेटा नहीं होता, तो हम उसका एक डिराइव डेटा निकाल रहे होते हैं। उसके आगे हम, अगर आपने सेल्स फोरकास्टिंग ऑफ फॉर्मूले टेबल्स वगैरह पढ़े हों तो उसमें आप पहले सेल्स नंबर्स होते हैं, फिर आप उसके मूविंग एवरेजेस निकालते हैं और फिर उसका सीजनल वेरिएशन निकालते हैं, सही। तो सीजनल वेरिएशन जो है वो क्या बताता है कि यार देखो ये एक्चुअल सेल्स थी जो हमें करनी थी, उसके मूविंग एवरेजेस हम लोगों ने निकाले, उसके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो हम असल में मूविंग एवरेजेस का काम नहीं कर रहे होते, ठीक है, हम असल में सेल्स डेटा पे काम कर रहे होते, एक्चुअल काम वही होता है, सही। Again, the difference between, it's a part of sales forecasting, so therefore you have the same factors influencing it, and make sure कि आपकी averages जो हैं जब आप उसको आंसर कर रहे हो तो इंश्योर ये करना है कि आपको क्वांटिटेटिव डेटा के साथ साथ क्वालिटेटिव डेटा को भी साथ लगाना लाजमी है। Then a very simple popular topic, मार्च 23 के पेपर में भी ये बात आ चुकी है, स्पेसिमेन 23 के लिए भी ये पेपर में बात आ चुकी है, प्राइस इलास्टिसिटी की। अगेन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ योर डिमांड व्हेन द प्राइसेस आर चेंज्ड। मेरा ख्याल है कि मोस्ट ऑफ यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग व्हाट पीईडी इज, इसलिए पीईडी को आप अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर, प्राइसिंग मेथड्स के साथ उसको जरूर लिंक करें व्हेनेवर यू आर राइटिंग डाउन, और कैलकुलेशन के अंदर ये चीज़ आ सकती है, लेस लाइकली टू हैपन बट डेफिनेटली इट कैन कम। लेकिन ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना है, इससे कोई कैलकुलेशन का कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं आएगा। हाँ, पीईडी को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में बात आ सकती है, तो फायदे नुकसान आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। Then this is a derived thing, promotion elasticity, meaning आपकी प्रोडक्ट को प्रमोशन की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। अगर प्रमोशन इलास्टिसिटी, जिसका फॉर्मूला ये होता है कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्रमोशन एक्सपेंडिचर इनटू 100, सो अब प्रमोशन एक्सपेंडिचर हमारे हाथ में होता है, सही है, जबकि सेल्स रेवेन्यू हमारे हाथ में नहीं होता है, तो रिस्पांस होता है, ठीक है। तो जब हम लोग इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं और अगर हमारी सेल्स रेवेन्यू से कम बढ़ती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आंसर 1 से छोटा है, बड़ी है लेकिन कम बड़ी। जब भी कभी प्रमोशन इलास्टिसिटी, जिसको हम एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी भी कहते हैं, अगर ये कभी भी 1 से छोटी हो तो याद रखना कि ये ओरिजिनली जिस तरह की आपने प्रमोशन की है ना, वैसी प्रमोशन कुछ सक्सेसफुल रही नहीं है, मकसद प्रमोशन ज़्यादा होगी, पैसे उससे कम आए, ठीक है। नंबर 2, अगर वो इक्वल टू 1 है, सही है, जितने पैसे लगाए उतने पैसे हमें रेवेन्यू से मिल गए तो ठीक है, मतलब ये कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। हाँ, इसको ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर नेगेटिव हो गई तो नेगेटिव का मतलब ये है कि बेटा आपने मार्केटिंग की थी, मुंह पे पड़ गई आपके, सही है, पकड़े गए, लोगों ने उसको बाई नहीं किया या डी मार्केटिंग का फॉल्स मार्केटिंग में कंसिडर हो गई। फायदा नुकसान सामने लिखे हुए, इसको आप पढ़ सकते हैं, पॉज द वीडियो, लुक एट इट, गेट द आइडिया, ठीक है। देन हमारे पास मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप 4 P's बेसिक प्रोडक्ट, प्राइस, प्राइस, प्रमोशन। मार्च 23 के अंदर पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, इसका बड़ा भाई मार्केटिंग प्लान कुड बी देयर इन जून 2023, सही है, P4। लेकिन P3 में मार्केटिंग स्ट्रेटजी का क्या क्वेश्चन आ सकता है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी का क्वेश्चन शायद ये आ सकता है कि फायदे बता दें, लिखे में फायदे पढ़ लें, ठीक है। नंबर 2, ये पूछा जा सकता है कि चेंजेस इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यानी आपको केस स्टडी के अंदर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के मुताबिक कोई 2 के मुताबिक बात की गई होगी और आपसे कहा जाएगा चेंजेस लेकर आओ। तो जब कभी चेंजेस की बात करेगा तो याद रखना, एंड हियर आई स्टेट, आंसरिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। 2 पॉइंट्स है ना, तो चेंजेस भी 2 ही आएंगी। पहले वो बात करना जो केस में लिखी हुई है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल उसने प्राइसिंग के बारे में बात की है और उसने कहा भाई हम चाहते हैं कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी चेंज हो जाए, तो पहले क्या करोगे, जो प्राइसिंग मेथड चल रहा है, स्ट्रैटेजी चल रही है, पहले उसको स्टेट करोगे, उसकी बुराई करोगे, सही है, फिर लिखोगे देयरफॉर, सही है, फिर लिखोगे अपनी नई स्ट्रैटेजी, उसका लिखोगे फायदा और फिर उसको करोगे एनालाइज और फिर करोगे फर्दर एनालिसिस। समझ आ गई? दिस इज हाउ यू हैव टू ब्रिंग द चेंज। जब भी कभी चेंज लाना होगा, भले वो चेंज मैनेजमेंट हो, भले वो चेंज इन कल्चर हो, वो चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो, वो चेंज इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो, वो चेंज इन ऑपरेशन हो, जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर कहीं चेंजेस की बात आ गई कि चेंजेस जरा रेकमेंड करें, तो रिकमेंडेशन के अंदर ये इवैल्यूएट करें चेंजेस को। चेंजेस कैसे हमेशा लिखी जाती हैं, याद रखना, जो हो रहा है पहले वो स्टेट किया जाता है,
सही है, फिर उसकी बुराई की जाती है, डायरेक्टली बुराई करते हैं उसकी, एक बुराई लिख दो यार इससे तो ये होगा, देयरफॉर कीवर्ड आ गया देयरफॉर, जैसे मैंने देयरफॉर लिखा ना मैं पहुंच गया इवैल्यूएशन साइड पे, सही है। जैसे उसको याद रखना जो हो रहा है ना, जो हो रहा है उसको फर्दर एनालिसिस नहीं करना, टाइम वेस्ट हो जाए, लाइनें नहीं है, ठीक है। जो हो रहा है पहले वो लिखो, फिर उसकी बुराई करो, बुराई करने के बाद फौरन से मेंशन देयरफॉर करो, इवैल्यूएशन साइड पे आ जाओ और बताओ ये करना चाहिए, और जो करना चाहिए उसका फर्दर एनालिसिस तक ले जाओ। यही चीज अगर केस के अंदर फॉर एग्जांपल प्राइसिंग और प्रमोशन के बारे में बात की गई है तो एक पैराग्राफ प्राइसिंग का बन जाएगा, एक पैराग्राफ प्रमोशन का बन जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर अदर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वो ये लिखी हुई नीचे, सही है। कंक्लूजन के अंदर नीचे चीज लिखी हुई है कि रिसर्च और मार्केट टेस्टिंग भी करनी चाहिए, रिसर्च भी करनी चाहिए, और अलाइनमेंट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी विद ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज एंड वैल्यूज होनी चाहिए। क्या होगा, कंक्लूजन बन जाता है तेरा, सही है। चेंजेस इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर पेपर 3। मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर पेपर 4। ग्लोबलाइजेशन, कंपनीज अपनी कंट्री के अंदर रहना नहीं चाहती, वो चाहती है कि दुनिया भर की वो लोग फायदे उठाएं, तो ग्लोबलाइज करते हैं। हम ग्लोबलाइज कब करते हैं, जब या तो आप इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं या आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। ग्लोबलाइजेशन के बाद अगला स्टेप होता है आपका मल्टीनेशनल होना, सही है। तो याद रखो ग्लोबलाइज होने से फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा उसका ये है कि आपका जो बिजनेस है वो बेसिकली ना सिर्फ आपके लोकल कस्टमर्स को कैटर करता है बल्कि इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी कैटर करता है। बुराई पता है क्या है, इंटरनेशनल कंपटीशन के सामने आ जाता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी बढ़ जाते हैं, फिर कस्टमर की प्रेफरेंसेस भी चेंज हो जाती हैं, और साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला जो इसमें आता है दैट इज अबाउट द बिजनेस रनिंग विद लोकल लेबर हैव टू डील विद range of variable कस्टमर प्रेफरेंसेस जिसके ऊपर वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ बड़े मसले में आती है। तो ग्लोबलाइजेशन के फायदे क्या होते हैं, एक्सेस द न्यू मार्केट्स एंड कस्टमर्स, नंबर 2 फैसिलिटेटेड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है और क्योंकि आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत बढ़ जाता है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज लर्निंग एंड इनोवेशन। डेफिनेटली जब नए कल्चर्स में जाते हो तो नए मार्केट्स में जाते हो तो नो कि अच्छा प्रोडक्ट ऐसे भी बन सकता है, अच्छा इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है, अच्छा ये चीज़ यहाँ पर ख्याल नहीं रख सकते, हमारे यहाँ तो बड़ा ख्याल रखते हैं इस चीज़ का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। जैसे मार्केटिंग के अंदर होता है, पाकिस्तानी फर्म्स जब भी कभी इंटरनेशनल मार्केट में जाती हैं तो उनको समझ ही नहीं आता कि मार्केटिंग के अंदर हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत कम आपके पास लेवरेज है मार्केटिंग के अंदर, किस तरह से आप चीज़ को एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में तो बहुत एक्सपोज कर सकते हैं, तो टेंशन ही नहीं है, लेकिन उतने ही आप एक्सपोज भी होते हैं फिर, सही है। अगेन द फैक्टर्स जो आप लोग जो थोड़े से बैरियर्स आ जाते हैं वो ये है कि जी कल्चरल बैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लीगल बैरियर्स होते हैं, पॉलिटिकल बाइंडिंग्स आ जाती हैं बीच में, ठीक है। देन आपके पास इकोनॉमिक कंडीशन दूसरी कंट्री का और आपकी कंट्री का आपस में हो सकता है ख़राब हो जाए, सही। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के साथ पता नहीं, आई डोंट नो क्यों इस तरह की हरकतें हैं, लेकिन पाकिस्तान को तो नुकसान ही होता है इसका, सही है। एम ए फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम लोकल एंड रीजनल प्लेयर्स, डेफिनेटली यस, सही है। और जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में कौन कौन से फैक्टर्स की, तो याद रखो फैक्टर्स के अंदर कंपटीशन बहुत ज़रूरी होता है, सही है। कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत ज़्यादा जहन में रखा जाता है, लीगल एंड कल्चरल डिफरेंसेस को बहुत जहन में रखा जाता है। ऐसी कंडीशन में हम जाते, ऐसी कंट्री में इस जगह पे रीजनल लेवल पे हम जाते ही नहीं है जहाँ पर हमारे पास कॉम्पिटिटर को ना असेस कर पाएँ, कंज्यूमर के बिहेवियर को ना एड्रेस कर सकें, और कल्चरल और लीगल कंस्ट्रेंट्स इतने ज़्यादा हों कि हमारे लिए एक थ्रेट बन जाए, ठीक है। एंड देन वी बेसिकली हैव द लास्ट थिंग, दिस इज नोन एज रोल ऑफ आईटी इन मार्केटिंग। याद रखो आईटी हर चीज़ में घुस गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हर जगह पे घुस चुकी है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से एक नया सेक्टर डेवलप हो चुका है, क्वार्टरली सेक्टर इंक्रीज हो चुका है। इंफॉर्मेशन प्लेज अ वाइटल रोल, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन, रिटेनिंग द इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग इट इन योर फेवर इज द नेक्स्ट बिग थिंग, एंड कंपनीज आर इन्वेस्टिंग ट्रेमेंडस अमाउंट इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि काम को कैसे करना है, सही है। तो इसके लिए वो डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत है, डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत है, डेटा माइनर्स की ज़रूरत है, सो दैट दे कैन फेच द राइट डेटा फॉर देयर प्रोडक्ट, सो दैट दे कैन वर्क ऑन इट। तो इस वजह से ये चीज़ें सामने आती हैं। अब क्या क्या फ़ायदा हो सकता है जनाब, आपका डेटा कलेक्शन आपके पास बहुत तेज़ी से हो चुकी हुई है, आप मार्केटिंग के थ्रू जब आप आईटी के अंदर आते हैं तो आपको पता चलता है आप चीज़ को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप पर्सनलाइजेशन की तरफ जाते हैं, चीज़ों को किस तरह से आप आगे लेके जा सकते हैं, क्या करें कि ये कस्टमर इससे एकदम से अपने आप को कनेक्ट कर ले। देखो एक जनरल चीज़ होना तो उससे मैं कनेक्ट नहीं कर सकता, एक चीज़ मेरे लिए बनी हो तो मैं फ़ौरन कनेक्ट करूँगा। हाउ,
दैट्स द पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर अब पता नहीं आप लोगों को इस बारे में मालूम है या मालूम नहीं है, एक नई डोमेन जो है वो ओपन हो रही है यूआई की, यूजर इंटरफेस की, ठीक है, कि आपके जो एप्लीकेशंस हैं, आपकी जो वेबसाइट्स हैं, जो आपके जो पोर्टल्स हैं, उनके ऊपर कितना कंज्यूमर यूजर इंटरफेस इजी होता है, ठीक है। और यूएक्स की, यूएक्स का मतलब ये है यूजर एक्सपीरियंस। अब यूजर एक्सपीरियंस कैसे बेहतर किया जाए, कौन से कलर्स इस्तेमाल किए जाए जो आंखों को अच्छे लगते हैं, जो लोग, अब मेरी प्रेफरेंसेस फॉर एग्जांपल ब्लू, ग्रे और ब्राउन है, सही है। अब ब्लू, ग्रे और ब्राउन को किस तरह से एम्बेड किया जाए कि वेबसाइट मुझे स्ट्राइक करे, वो मेरे लिए वेबसाइट मेरे ही कलर में आएगी। आधी मार्केटिंग तो वही होगी उनकी, कस्टमर को रिटेन कर लिया, सही है। सो दिस इज बेसिक। अब फिर उसके बाद जो एड्स चल रहे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एड्स चल रहे होते हैं, क्यों चल रहे होते हैं, कैसे पता उनको आपको ये चीज़ दिखानी है, सही है, सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगेन प्रोवाइड्स टूल टू क्रिएट कस्टमर रिलेशनशिप एंड एंगेजमेंट, डेफिनेटली वो आपके फीडबैक फॉर्म्स वगैरह के लिहाज से काम करते हैं। अगेन सिंस आई एम डूइंग द सेम थिंग यूजिंग IT टू लाइक शेयर माई नॉलेज, सही है, हेल्प यू गाइज आउट, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है, मे बी इम्पेक्टेड बाय द टेक्निकल फेलियर्स। मेरे साथ ये AS के अंदर 2 लेक्चर्स में हुआ है, इंटरनेट एकदम से टेंशन दे दी, हैंग हो गया, मैं बीच में लाइव चलते चलता हैंग हुआ हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, मेरा जो लाइव एवटार है वो हैंग हुआ है, कुछ नहीं कर सकते, सो ग्लिचेस आते हैं, ठीक है। देन आपकी ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी जो होती है वो बेसिकली ह्यूमन फैक्टर की क्रिएटिविटी को रोक देती है। याद रखो IT इज गुड, AI इज गुड, सही है, लेकिन AI इज नॉट बेटर देन ह्यूमन ब्रेन येट, सही है। हाँ, इट कैन अमेज यू विद द फैक्ट कि जी काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा होगा, सही है, लेकिन ये याद रखो कि इट कैन नॉट बाईपास द ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि जो क्रिएटिविटी जिस तरह से आप क्रिएटिविटी लेकर आ सकते हैं बाय ह्यूमन ब्रेन, वो IT अभी उस जगह पे नहीं है, AI अभी उस जगह पे नहीं है। देन अगेन आप रस्ते भी हो जाते हैं, बस सब चीज़ें IT नहीं कर रही तो हम क्या करें। हाँ, तो जाहिर से IT को रिलेट भी तो करना है ना किसी चीज़ से, तो इसका मतलब ये है कि येस IT के आने की वजह से बहुत सारे काम, सेल्स फोरकास्टिंग IT करता है, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस IT करता है, आपका मूविंग एवरेजेस IT करता है, आपके पास सारी कैलकुलेशन, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग IT करता है, बिल्कुल करता है भाई, करने के लिए डेटा इंटरनेट भी तो चाहिए, सही है। Again, the problem is this के may not consider the human aspect of marketing, customer relationship. Again, face-to-face marketing करना है something else. No doubt, YouTube plays a vital role in teaching and giving, passing on the information. But जो बात face-to-face पढ़ाने की है, वो online पढ़ाने की नहीं है. मान लो इस चीज़ को, ठीक है। और definitely जो इसके factors हम लोगों को जिसमें देखना है कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स क्या आ रही हैं, कंपटीशन के साथ से कैटर कर रहा है, कस्टमर का बिहेवियर क्या है टुवर्ड्स द IT। हो सकता है कस्टमर इज नॉट विलिंग, आप IT में बहुत ज़्यादा सुपरसोनिक हो चुके हैं, बट द टारगेट मार्केट इज ओल्ड एज पीपल। वो कहते हैं हमसे तो बटन क्लिक ही नहीं होता, बटन तो है ही नहीं, सेंसर है, लेकिन सेंसर से क्या होता है ये पता नहीं क्या चीज़ें आ गई, हमारे ज़माने में ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। डेफिनेटली इज गोइंग टू बी बैकलैश, ठीक है। एंड मेक श्योर कि ये क्रिटिकल एस्पेक्ट्स जो हैं ये आपके सामने आपके कंक्लूजन में नज़र आने चाहिए। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी हैव इन आवर ओवरऑल discussion of quick revision of unit number 3. Stay blessed, work hard, share, help others. Thank you very much. Assalamu alaikum.